गर्भवती भैंस और बच्चे पर बाघ का हमला। जंगल में एक बेरहम बाघ रहता था। मासूम जानवरों का शिकार करना उसे बहुत पसंद था। बाघ को देखते ही जानवर छुप जाते थे। ऐसे ही एक बार बाघ जंगल में घूम रहा था कि अचानक से लोमड़ी उसके सामने आती है। बाघ को देखते ही लोमड़ी डर के मारे कांपने लगती है और वो बाघ के सामने गिड़गिड़ाने लगती है। बाघ, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। पर तुझे छोड़ने पर मुझे क्या मिलेगा? ना ही मेरी भूख मिटेगी और ना ही मेरा मन भरेगा। चल, तुझे छोड़ दूंगा, पर पहले मुझे खुश कर और मेरे लिए शिकार ला। लोमड़ी बाघ की सेवा में लग जाती। उसे खुश करके एक खरगोश का शिकार करके बाघ को देती है। तब जाकर बाघ उस लोमड़ी को जाने देता है। बाघ तो ऐसे हर जानवरों के साथ करता था और कोई अगर बाघ की बात नहीं सुनता तो वो उसे बेरहमी से मार देता था। एक दिन फिर से लोमड़ी बाघ के सामने आई। तब लोमड़ी अपना रास्ता बदलने लगती है, पर बाघ लोमड़ी को रोकते हुए कहता है, अरे ओ लोमड़ी, कहाँ जा रही है चुपके से? आज मुझे भैंस का मांस खाने का मन कर रहा है। जा और मेरे लिए भैंस का शिकार करके ला। बाघ, भैंस कहाँ से आएगी? मैं भला भैंस का शिकार कैसे कर सकती हूँ? भैंस मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है। ओह लोमड़ी, तुझ जैसी चालाक को शक्ति की क्या जरूरत? अब ज्यादा समय गंवाने की कोई जरूरत नहीं, चल काम पर लग जा। बेचारी लोमड़ी जंगल में भैंस को ढूंढने लगती है। उसी जंगल में एक भैंस का जोड़ा रहता था। मादा भैंस गर्भवती थी। वो भी अपने पेट में पले बच्चे को जंगल दिखा रही थी। घूमते घूमते वो थक गई और अपने बच्चे से बोली, बेटा, मैं तो थक गई। तुझे अब भूख लगी होगी ना? आज बस इतना ही जंगल घूमते हैं। माँ भैंस के ये बोलते ही उसके पेट में हलचल होने लगती है। तभी भैंस हंसते हुए बोली, अरे बच्चे, रुक जा। हाँ, मुझे पता है तुझे बहुत भूख लग रही है, पर सब्र करो, मैं तुम्हें अभी हरी हरी घास खिलाती हूँ। भैंस की ये बातें लोमड़ी सुन लेती है। तब लोमड़ी मन ही मन एक प्लान बनाती है और वो भैंस के पास जाकर उससे कहती है, अरे भैंस, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। तुम्हें हरी भरी घास चाहिए ना? तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें उस जगह ले चलती हूँ। भैंस ने मन में सोचा, अरे ये लोमड़ी मेरी मदद क्यों कर रही है? लगता है दाल में कुछ काला है, पर मैं भी तो जानूं। चलो, इसकी बात मानने का नाटक करती हूँ। और बेटा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, समझे ना? भैंस उसके पीछे पीछे चलने लगती है। वैसे तो लोमड़ी को ये करना पसंद नहीं था, पर वो भी क्या करती, बाघ से बचने के लिए उसे ये सब करना पड़ रहा था। लोमड़ी भैंस को बाघ के पास ले जा रही थी। तब आधे रास्ते लोमड़ी मन ही मन बोली, अरे ये भैंस गर्भवती है, मैं ये क्या कर रही हूँ? ये ठीक नहीं है। मैं इस भैंस को सारी सच्चाई बता देती हूँ, कम से कम मेरे सिर पर से बोझ तो हट जाएगा। इस गर्भवती भैंस को मारकर मैं अपने सर पाप नहीं लेना चाहती। ये सोचकर लोमड़ी बाघ की सारी बात गर्भवती भैंस को बता देती है। तब भैंस कहती है, अच्छा तो ये बात है। वैसे मुझे तो लग ही रहा था कि कुछ तो बात है। क्या करूं बहन, मैं मजबूर थी बहन, पर अब चाहे वो बाघ मुझे मार ही क्यों ना दे, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तुम यहाँ से भाग जाओ। अरे लोमड़ी, डरो मत, और मैं भागने वालियों में से नहीं हूँ। यूं भागकर मैं अपने बच्चे को क्या सीख दूंगी? मैं उसे बहादुर और निडर बनाना चाहती हूँ, और आज उसकी सबसे बड़ी सीख होगी। तब भैंस वहीं कुछ घास खाकर अपनी भूख मिटाती है और बाघ के पास जाती है। बाघ भैंस को देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो जोर से धाड़ लगाता है, जिसकी वजह से भैंस का बच्चा डर जाता है। भैंस को पेट में हलचल महसूस होती है और वो कहती है, डरो मत बेटा, हिम्मत से काम लो। देखो मैं कैसे इस बाघ को मारती हूँ, तब तक तुम्हारे पिताजी भी हमें ढूंढकर यहाँ आ जाएंगे। तभी अचानक बाघ उस भैंस पर हमला बोल देता है। तब भैंस उसका हिम्मत से सामना करती है। उनकी बराबर की टक्कर शुरू हो जाती है कि तभी वहां भैंसा भी आ जाता है और अपनी पत्नी की रक्षा करता है, और वो दोनों मिलकर बाघ से लड़ाई करके उसे मार देते हैं। और लोमड़ी कहती है, तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने गर्भवती होने के बाद भी इतनी हिम्मत दिखाई, ये काबिले तारीफ है। आज तुम दोनों की वजह से जंगल से बुराई का अंत हो गया। लोमड़ी बाघ के मरने की बात सारे जानवरों को बताती है। सारे जानवर खुश हो जाते। गर्भवती भैंस कुछ ही दिनों में एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है और खुशी खुशी जीने लगती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हिम्मत के आगे जीत है। तेंदुए का पुनर्जन्म और
बेटे ने लिया माँ बाप की मौत का बदला। एक घना जंगल था। जंगल के चारों ओर खूबसूरत पानी के झरने और पहाड़ियां थी। उसी जंगल में एक तेंदुआ भी था जो अपने पिता के साथ रहा करता था। तेंदुए का नाम था बगीरा, जो बहुत ही नटखट और चालाक था। बगीरा हमेशा झरने के पास बैठकर उसे देखते रहता। उसे वो झरना देखना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, ये झरना कितना सुंदर है ना? मुझे झरने के उस पार जाना है। ये सुनकर उसके पिता घबरा जाते हैं और बगीरा से कहते हैं, देखो बेटा, फिर कभी तुम झरने के पार जाने वाली बात मत सोचना। वहाँ बहुत खतरा है। वहाँ खतरनाक शिकारी रहते हैं। अपने पिता की बात सुनकर बगीरा चुप हो जाता है और कई दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। बगीरा अब बड़ा हो चुका था, पर उसके मन से झरने के पार जाने वाली बात अभी तक नहीं गई थी। एक दिन वो अपने पिता को बिना बताए झरने के उस पार चला जाता है। झरने के उस पार एक खूबसूरत जंगल था। उस जंगल के सारे जानवर बहुत ही डरे हुए थे और बहुत सहमे हुए थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई इनकी जान के पीछे पड़ा है। वो सब बगीरा को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं, लेकिन खुश भी होते हैं। तभी लोमड़ी बगीरा के पास भागते हुए आती है और उससे कहती है, बगीरा, तुम आ गए। हमें पता था तुम एक ना एक दिन हमें बचाने जरूर आओगे, पर अभी तुम चले जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है। बगीरा को कुछ समझ नहीं आया लोमड़ी क्या कहना चाह रही थी। वो सारे जानवर जल्दी से बगीरा को एक सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं। कौन हो तुम लोग और क्या हो गया है तुम लोगों को, और तुम मुझे कैसे जानते हो? हाँ, हम सब तुम्हें जानते हैं। कुछ साल पहले हमारे जंगल में कोई शेर नहीं था। तुम्हारे पिताजी इस जंगल के राजा थे। वो बहुत ही अच्छे और दयालु राजा थे। फिर एक दिन पता नहीं कहां से एक शेर हमारे जंगल में आ गया और धोखे से उसने तुम्हारे माता पिता को मार डाला। वो तुम्हें भी मारना चाहता था, पर तुम्हारी माँ ने मरने से पहले जैसे तैसे तुम्हें टोकरी में रखकर उस झरने पर छोड़ दिया। वो शेर जंगल का राजा बन चुका है। वो बहुत ही जालिम और बेरहम है। यूं हाथी बगीरा को बोल ही रहा था कि वहां बगीरा के पिता आते हैं और बगीरा से कहते हैं, बेटा, आखिरकार तुम्हें सच्चाई का पता चल ही गया। हाँ, मैं तुम्हारा सगा बाप नहीं हूँ। मुझे तुम पानी में बहते हुए मिले थे। मेरा अपना कोई नहीं था, तो मैंने तुम्हें अपना बेटा मान लिया। मैं उस शेर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरे माता पिता की जान ली है। यूं वो सब बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां शेर आ जाता है। ये क्या हो रहा है? मेरा भोजन अभी तक क्यों नहीं आया? अच्छा, तो तू है वो शेर जिसने मेरे माँ बाप को मार डाला। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे, तुम जिंदा हो? तुम्हें उसी दिन मार देना चाहिए था जिस दिन मैंने तुम्हारे माँ बाप को मारा। पर कोई बात नहीं, आज ये काम खत्म ही कर देता हूँ। शेर बगीरा पर एकदम से हमला कर देता है। शेर बहुत ही ताकतवर था, इसलिए उसने एक झटके में बगीरा को मार डाला। देखा, अगर किसी ने भी होशियारी की तो उसका भी यही अंजाम होगा। ये कहकर वो शेर वहां से चला जाता है। बगीरा के पिता और बाकी जानवर ये देखकर उदास हो जाते हैं और रोने लगते हैं कि तभी एक मानव बाघ वहां प्रत्यक्ष होता है और कहता है, सुनो साथियों, बगीरा के माँ बाप बहुत ही दयालु और नेक दिल जानवर थे। मैं उनके बेटे बगीरा को यूं बेमौत मरने नहीं दूंगा। मैं बगीरा को पुनर्जन्म दूंगा और साथ ही साथ उसे कई सारी जादुई शक्तियां भी दूंगा, जिससे बगीरा उस खूनी शेर को खत्म कर दे। ये कहकर मानव बाघ बगीरा को अपनी जादुई शक्तियों से पुनर्जन्म देता है। बगीरा और बाकी के जानवर मानव बाघ का धन्यवाद करते हैं। मानव बाघ गायब हो जाता है। बगीरा शेर के पास जाता है।
शेर बगीरा को जिंदा देखकर चौंक जाता है। क्या हुआ? मुझे देखकर अब अपने पैरों तले जमीन खिसकने का एहसास हो रहा है? अब तू अपनी आखिरी सांस गिन ले। ये कहते हुए बगीरा ने शेर पर हमला कर दिया और उसे एक ही झटके में मार डाला। बगीरा उस जंगल का राजा बनता है और जंगल के सारे जानवरों की रक्षा करता है। वुल्फ एंड आउल। भेड़िया और उल्लू दोनों दोस्त मिलकर हमेशा जंगली जानवरों को परेशान करते थे, सबका मजाक उड़ाते थे। छोटे मोटे जानवर उन दोनों से बहुत ही परेशान हो गए थे। एक बार उल्लू पेड़ पर बैठा था। भेड़िया उल्लू से कहता है, अरे दोस्त, आज कोई दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं कहाँ चले गए। हाँ हाँ दोस्त, वैसे भी दिन में मुझे दिखाई तो देता नहीं, मैं तो कैसे ही बताऊं कि सब कहाँ गए हैं। अब तुम क्या मेरे साथ ही मजाक करोगे? चला मेरी पीठ पर बैठ, किसी ना किसी को ढूंढ कर तो उसे परेशान करना ही है। हाँ दोस्त, किसी को भी जब तक परेशान ना कर दे तब तक खाना हजम कहाँ होता है। चलो चले। उल्लू भेड़िया की पीठ पर बैठ जाता है। भेड़िया उल्लू को लेकर जंगल घूमते रहता है कि तभी उसे एक साधु एक चोटी की गुफा में तपस्या करता हुआ दिखाई देता है। तब भेड़िया कहता है, अरे उल्लू देख, वहाँ एक गुफा में साधु तपस्या कर रहा है। अरे फिर से वही बात, मैंने कहा ना दोस्त, मुझे दिन में दिखाई नहीं देता, तो बार बार भूल क्यों जाता है? तू बस इतना बता कि क्या करना है। अरे सॉरी, बस उस गुफा के ऊपर जाकर वहाँ शोर बचाते हैं ताकि साधु की तपस्या भंग हो जाए। भेड़िया और उल्लू दोनों मिलकर उस गुफा के ऊपर चढ़कर शोर मचाना शुरू कर देते हैं। शोर की वजह से साधु की तपस्या भंग हो जाती है। वो गुस्से में आकर अपनी आंखें खोलता है और गुस्से से कहता है, एक साधु की तपस्या को भंग किया, चलो जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हें श्राप दे दूंगा। साधु की बात सुनकर वो दोनों उस पर हंसने लगते हैं, उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे वो साधु, तुम हमको कोई श्राप नहीं दे सकते, तुम्हारे पास कुछ नहीं होता तो तुम आज यहाँ नहीं होते, कुछ पाने के लिए ही तो यहाँ तपस्या कर रहे हो ना। ये सुनकर तो साधु को और भी गुस्सा आता है और साधु अपनी आंखें बंद करके अपनी बंद मुट्ठी पर कोई मंत्र बोलने लगता है। उस मुट्ठी में मंत्र से रोशनी जागती है और वो उस रोशनी को उन दोनों के ऊपर फेंक देता है और कहता है, अब देखो क्या होता है तुम्हारे साथ। दूसरों का मजाक उड़ाते हो ना, अब खुद एक मजाक बनकर रहोगे। कुछ भी तो नहीं हुआ साधु जी। क्यों, क्या हुआ आपके मंत्र का? लगता है फुर्र हो गया। कुछ ही पल में भेड़िया और उल्लू को कुछ होने लगता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। तब उल्लू कहता है, दोस्त, लगता है साधु का मंत्र तेज चल गया, मुझे अजीब महसूस हो रहा है। हाँ दोस्त, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ जुड़ गए, हम तो फंस गए दोस्त। भेड़िया और उल्लू वहाँ से जाने लगते हैं, पर उल्लू की वजह से अब भेड़िए को दिखाई ही नहीं दे रहा था। वो कभी भी कहीं भी किसी भी पेड़ पर टकराते जा रहा था, जिसकी वजह से उसे चोट भी लग रही थी। उन्हें देखकर बाकी के जानवर उन पर हंसने लगे। ऐसे ही जंगल में घूमते घूमते वो हाथी से टकरा जाते हैं। तब हाथी कहता है, कैसा लग रहा है उल्लू और भेड़िए, हम सबको परेशान करके छोड़ दिया था, अब भुगतो अपनी करनी की सजा। भेड़िया कुछ देख नहीं पा रहा था, लेकिन रात होते होते भेड़िया देखने लगा, पर अब उल्लू की वजह से उसका पेट ही नहीं भर पा रहा था और उल्लू भेड़िया की वजह से ज्यादा खा ही नहीं सकता था। दोनों ऐसे जुड़कर बड़े परेशान हो गए थे। सुन दोस्त, आज पता चला कि किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, परेशान करने से उसे कैसा लगता होगा। हमें कैसे भी कर अभी उस साधु को ढूंढना होगा और उससे माफी मांगनी होगी, वरना हम ऐसे मर जाएंगे। हाँ तुम सच कह रहे हो, चलो। भेड़िया और उल्लू रात के समय ही जंगल में साधु को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें साधु एक पेड़ के नीचे बैठा दिखाई देता है। वो उसके पास जाते हैं और क्षमा मांगते हैं। साधु बाबा भी उन्हें देखकर उन पर तरस खाकर माफ कर देते हैं और उन दोनों को अलग कर देते हैं और कहते हैं, अगर फिर से तुम दोनों ने किसी को परेशान किया तो तुम फिर से ऐसे बन जाओगे।
इसके लिए याद रखना। वो दोनों साधु से माफी मांगते हैं और उन्हें धन्यवाद कर कर वहाँ से चले जाते हैं। और उस दिन के बाद से वो दोनों सुधर जाते हैं और फिर कभी किसी को परेशान नहीं करते। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी का मजाक उड़ाना आसान है, पर जब वही मजाक आपके साथ हो तो बहुत बुरा लगता है। इसीलिए किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। 5-headed snake वर्सेस जादुई एलिफेंट लायन। जंगल में सब खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। हिरन और खरगोश अपना खाना खा रहे थे कि अचानक कहीं से एक 5 सर वाला सांप वहां आता है। वो दिखने में बहुत ही भयानक था, जिसे देखकर बाकी के जानवर तो डर के मारे भागने लगते हैं। 5 सर वाले सांप को देखकर हिरन खरगोश से कहती है, ये कैसा सांप है जिसे 5 सर है? बाप रे, इसका मतलब इसकी भूख भी इतनी होगी। ये तो हमें कच्चा चबा जाएगा। अरे खरगोश, भाग रे यहाँ से। अरे हिरन, हमारे राजा होते हुए हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी संदेशा राजा तक पहुंचाता हूँ। खरगोश तोते से कहकर संदेशा राजा तक पहुंचाता है। पांच सर वाला सांप बहुत बेरहम था। वो छोटे बड़े सभी जानवरों का शिकार करके उन्हें खा जा रहा था। अब वो सांप खरगोश की तरफ आता है कि तभी वहां जंगल के राजा शेर दहाड़ लगाते हुए आते हैं और सांप को रोकते हुए कहते हैं, खबरदार, मेरी प्रजा को खाया तो निकल जाओ मेरे जंगल से, नहीं तो जान से हाथ धो बैठोगे। शेर, तुम मामूली हो मेरे सामने, मैं किसी से नहीं डरता। अब तो तुम खुद की खैर करो। सांप और शेर के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। बाकी के जानवरों को अपने राजा पर बहुत ही विश्वास था, पर 5 सर वाले सांप ही शेर पर भारी हो रहा था। तब खरगोश कहता है, ये महाराज अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर ये ही ऐसे हार मानेंगे तो हम जानवरों का क्या होगा? जानवर शेर को घायल होते हुए देखते हैं। तब उन्हें अपनी राजा की चिंता होती है और वो सारे जानवर 5 सर वाले सांप के पास जाकर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। तब हिरन कहती है, हे सांप, छोड़ दो हमारे राजा को। हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं। कल से हम खुद तुम्हारे पास तुम्हारा शिकार भेजते जाएंगे, पर अभी हमारे महाराज को छोड़ दो। ये सुनकर सांप खुश होकर वहां से चला जाता है। घायल शेर को देखकर जानवर रोने लगते हैं। शेर अपने प्रति प्रजा का ये प्यार देखकर कहता है, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं तुम सबसे वादा करता हूँ कि कल से किसी को सांप का शिकार नहीं बनने दूंगा। दरअसल आज मेरा साथी, मेरा दोस्त हाथी ही मेरे साथ नहीं था, पर मैं कल इस सांप को मारकर खत्म कर दूंगा। शेर की जादुई शक्तियां हाथी के साथ जुड़ी थी। शेर हाथी को संदेशा भेजता है और उसे जंगल में बुलाता है। शेर हाथी को 5 सर वाले सांप के बारे में सारी बातें बताता है। तब वो हाथी कहता है, कल हम जाएंगे उस सांप के पास। कल दिखाते हैं उसे हमारी शक्ति। उसे बड़ा नाज है ना अपनी शक्ति पर। कल देखना क्या होगा। दूसरे दिन हाथी और शेर सांप के पास जाते हैं। उन दोनों को एक साथ देखकर सांप कहता है, अरे ये क्या? जानवरों ने कहा था किसी शिकार को भेजेंगे मेरी भूख मिटाने के लिए, पर ये पता नहीं था कि वो अपने राजा की ही बलि देंगे। मुझे उससे क्या, मुझे तो अपनी भूख मिटाने से मतलब है। सांप उन दोनों का हंसते हुए स्वागत करता है और उन पर हमला करने जाता है। तभी हाथी और शेर अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए एक हो जाते हैं
जादुई शेर और हाथी का ये नया रूप देखकर पहले सांप हैरान हो जाता है, पर फिर भी वो उन पर हमला करने जाता है। अब जादुई हाथी शेर और सांप के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। जादुई हाथी शेर 5 सर वाले सांप को अपनी जादुई शक्ति से मारने लगते हैं और वो 5 सर वाला सांप खत्म हो जाता है। तब वहां सारे जानवर आ जाते हैं। जादुई हाथी शेर को देखकर खरगोश कहता है, देखा क्या कहा था मैंने, हमारे शेर राजा होते हुए हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। शेर महाराज की जय हो, हाथी की जय हो। इस तरह से सारे जानवर हाथी और शेर का जय जयकार करने लगते हैं। अपनी जादुई शक्ति से वो दोनों फिर से अलग हो जाते हैं। इस तरह से जब कभी जंगल पर बड़ी मुसीबत आती, तब शेर और हाथी अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके जंगल की रक्षा करते थे। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चालाक गाय और शेर की कहानी। एक दिन जंगल में 2 गाय चारे के लिए आकर रास्ता भटक जाती हैं। कुछ समय बाद एक गाय ने कहा, हाय रे, मालिक की बातें ना मानकर इस जंगल में चले आए, और तो और हमें पता ही नहीं चला कब इतनी आगे निकल गए। हाँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, ये जंगल बहुत ही भयंकर है, चलो तुरंत यहाँ से चलते हैं। लेकिन हम तो रास्ता भटक गए, अब क्या करें? हे भगवान, अब तो इस भयंकर जंगल में सिर्फ भगवान ही बचा सकेगा। तुम चिंता ना करो, ऐसी परिस्थितियों में ही हमें धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। लेकिन हम लोग भटक गए हैं और मुझे बहुत डर भी लग रहा है। ऐसे डरो मत, डरने से हमारी आलोचना शक्ति कम हो जाती है। तुम चिंता ना करो, हर हाल में मैं तुम्हें बचा लूंगा। चलो चलते हैं। इतना कहकर वो वहां से निकलते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक गुफा दिखाई देती है। उधर देखो, वहां पर एक गुफा है, चलो वहां जाकर कुछ देर आराम करते हैं। दोस्त, लगता है वहां शेर की गुफा है, अगर हम वहां गए तो खतरे में पड़ सकते हैं, चलो कहीं और चलते हैं। इस तरह वो दोनों सोचकर कुछ दूर और आगे तक बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें शेर मिलता है, उसे देखकर दोनों बहुत डर जाते हैं। हा 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 हा, आज तो मेरे भाग्य खुल गए, बिना किसी मेहनत के इतना आहार मिल रहा है। हाँ, आज तो हमारा भाग्य भी बहुत अच्छा है, आपका आहार बनने के लिए ही इस जंगल में आए हैं। बहुत देर से तुम्हें ढूंढ रहे हैं, आखिरकार तुम अब आकर दिखाई दिए, अब हम आराम से मर सकते हैं। ये क्या मेरे लिए आए हो? लेकिन क्यों? ऋषि ने बताया था कि आपके हाथों से मरेंगे तो हम सीधा स्वर्ग में जाएंगे महाराज, इसलिए आए हैं। अच्छा, फिर तो मुझे मेहनत करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, स्वर्ग जाने के लिए तो सब मेरे ही पास आकर मरना चाहेंगे। वाह रे वाह, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। महाराज, तो देर किस बात की, हम लोग जल्द से जल्द स्वर्ग जाना चाहते हैं, अभी हमें खा लीजिए। अरे थोड़ा रुको तो, अभी मेरा पेट बिल्कुल खाली नहीं है, कल या परसों तक यहीं मेरी गुफा में रहो। तब तक हम लोग इंतजार नहीं कर सकते महाराज, अभी के अभी जल्दी खा लीजिए। नहीं, अभी मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं खा सकता, 1 या 2 दिन तक तुम्हें रुकना ही होगा। तुम चाहे तो रुको वरना चले जाओ। ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा, हम दूसरे शेर के पास जाएंगे। नहीं, 1 दिन के लिए रुक जाओ, मेरी गुफा में आराम कर लो, मैं आप दोनों को जल्द से जल्द स्वर्ग भिजवा दूंगा, चलो मेरे साथ। इतना कहकर शेर उन्हें अपनी गुफा में लेकर जाता है। यही मेरी गुफा है, अब आप लोग आराम करो। ठीक है महाराज, इस तरह कहकर वो वहीं रहते हैं। कुछ देर के बाद धीरे धीरे दोनों गाय निकलकर गुफा के बाहर आ जाते हैं। फिर गुफा के आगे एक बड़े से पत्थर को रख देते हैं। इससे वो शेर कभी बाहर नहीं निकल पाता, उस गुफा में ही रह जाता है। अब शेर गुफा से बाहर नहीं निकल पाएगा, तुरंत भागो यहाँ से। हाँ, चलो भागो। फिर दोनों गाय वहां से घर के लिए निकलती हैं। सीख: विपत्ति के समय में बिना डरे सूझबूझ से व्यवहार करके उन परिस्थितियों का सामना करने की सीख इस कहानी से मिलती है। पागल बाघ और जादुई हिरन। आ
पागल पागल आजा आ आ करके लोमड़ी बाघ को चिढ़ा रही थी। आसपास खड़े जानवर पागल बाघ को देखकर जोर जोर से हंस रहे थे। उसके मजे उड़ा रहे थे, उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। बेचारा बाघ इन सब से दूर भाग रहा था। तभी वो हिरन से टकरा जाता है। अरे बाजू हो जाना, क्या मजा आ रहा था, तू बीच में आ गया, चल हट। मैं कहाँ से बीच में आया, वो तो ये महाशय मुझसे आकर टकरा गए हैं। चलो ना हम पिकनिक पर चलते हैं, मुझे और पार्टी करनी है। पार्टी करनी है या पिकनिक, क्या बोल रहे हो? अरे तू ध्यान ना दे, ये ना थोड़ा पागल है। अरे मैं क्या बोल रही हूँ, ये पूरा पागल है। अरे रे, फिर तो तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। तू मुझे मत सिखा, चल अपना काम कर। बड़े ही बदतमीज हो यार। लोमड़ी हिरन के बातों को इग्नोर करते हुए बाघ के पीछे पीछे उसे और सताती है। हिरन ये देखकर बहुत बुरा महसूस करता है और हिरन वहां से अपने दोस्तों के घर चला जाता है। तभी उसका दोस्त उसे बताता है, तुम इन दोनों के बीच में मत बोलो तो ही अच्छा है। लेकिन वो एक पागल बाघ को सता रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है। पागल तो वो अभी हुआ है, जब से उसके सर पर कुछ भारी चीज गिर पड़ी। पहले तो वो खूंखार बाघ था, हमारे एरिया में सभी उससे डरते थे। यहाँ तक कि वो जो लोमड़ी है ना, उसका जीना हराम कर दिया था इस बाघ ने। कहने को तो एक साथ रहते थे, मगर ये बाघ तब भी उस लोमड़ी से सारे काम कराता था। हिरन ये सब सुनकर हैरान हो जाती है और कुछ देर अपने दोस्तों के घर रुककर वो वापस अपने घर जाने के लिए निकलती है। रास्ते में वापस उसे वो बाघ मिलता है। मुझे घर जाना है, मुझे मेरे मम्मी के पास जाना है, मेरा घर कहाँ है? बाघ एकदम छोटे बच्चे की तरह बात करता है। अरे कोई नहीं, तुम रोना बंद करो, याद करो तुम्हारा घर कहाँ है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, तुम अच्छे बच्चे हो ना, याद करो चलो। बाघ याद करके हिरन को अपने घर का रास्ता बताता है। मेरा घर आ गया, मेरा घर आ गया, तुम चलो ना मेरे घर, हम दोनों खेलते हैं, बड़ा मजा आएगा। आज नहीं, हाँ अभी बहुत देर हो गई है, अभी तुम्हारा आराम करने का, निन्नी करने का टाइम है। जाओ अच्छे बच्चों की तरह सो जाओ, जिद नहीं करते। नहीं, तुम यहीं रुको ना प्लीज, मैं कल आता हूँ पक्का। हिरन वहाँ से घर जाने के लिए निकल जाता है। तभी बाघ उसे बीच में ही आकर रोक लेता है। चलो जाओ, अभी निन्नी करो। निन्नी तो अभी तू करेगा, वो भी हमेशा के लिए। क्या मतलब? मैं पागल वागल नहीं हूँ, तुम्हारा इंतजार मैं कब से कर रहा था। ये तो मेरी और लोमड़ी की मिली भगत थी तुम्हें यहाँ तक लाने की। चोरी से। मुझे तो तुम पर दया आ रही थी और तुम तो धोखेबाज निकले। छी, पीछे रहो, मुझे हल्की सी भी खरोच आई ना तो तुम मुझे जानते नहीं। अच्छा, मुझे जानना भी नहीं है, मुझे तो मेरे काम से मतलब है। और जैसे ही बाघ हिरन पर हमला करने वाला होता है, हिरन कुछ मंत्र बोलकर बाघ को जादू से एक डंडा मारता है। अरे ये कहाँ से आ गया, कौन हो तुम? बड़े पागल बनकर गांव में घूम रहे थे ना, ओवर स्मार्ट कही के। मैं एक जादुई हिरन हूँ, बस मैं अपना जादू सही समय पर इस्तेमाल करती हूँ और वो सही समय अब आ गया है। क्यों बे पागल, मजा आया? ये सब सुन के डंडे से मार खा के भी बाघ अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, वापस हिरन पर हमला करता है। बड़ा ही चंट ठहरे तू, इतनी मार खा के भी नहीं बाज आया, मुझ पर हमला कर रहा है। और हाँ, क्या झूठी बातें फैला दी जंगल में कि तेरे सर पर कुछ भारी चीज गिरने से तू पागल हो गया है। रुक, अभी तुझे दिखाती हूँ भारी चीज होती कैसी है। बाउंसिंग बॉल की तरह एक भारी चीज बाघ के सर पर धम्म से आकर लगती है। जब तक हिरन अपना जादू नहीं रोकता। अरे बस करो, अपना जादू रोको। बड़े पागल बने फिर रहे थे ना,
आज से तुम अब हमेशा के लिए पागल बन रहे हो। ना तुम्हारा दोस्त होगा और ना ही दुश्मन। पड़े रहो यहीं पागल पागल खेलते हुए। बाघ कुछ समझता और ये सब लोमड़ी बाहर खड़ी देख रही होती है और उसकी तो पसीने ही छूट जाते हैं, मगर वो ये मौका नहीं छोड़ती। आप पागल वो बाघ को चिढ़ाते हुए वहां फिर से आ जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि शेर को सवा शेर मिल ही जाता है। ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। शरारती हिरन। एक जंगल में भोलू नाम का एक हिरन था। वो बड़ा ही शरारती था। हर किसी के साथ मजाक करता रहता। एक दिन गजराज हाथी और उसका परिवार तालाब में पानी पी रहा था। तभी वहां भोलू हिरन आता है। ओह, तो पूरा परिवार शांति से पानी पी रहा है, चलो थोड़ा सा शरारत ही की जाए। भोलू उन हाथी परिवार के पास जाता है और कहता है, अरे भागो मगरमच्छ, भागो मगरमच्छ। गजराज और उसका परिवार डर के तालाब से बाहर आ जाता है और पीछे खड़ा हो जाता है। कहाँ है मगरमच्छ? आप लोगों की शक्ल तो देखो। आज तो मजा ही आ गया, मजा ही आ गया। गजराज को गुस्सा आ जाता है। तुम्हें पता भी है कि हम कितनी दूर से चलकर आए हैं और इतने इंतजार के बाद हमें पानी पीने मिला है, और तुमने हमारे साथ ऐसा मजाक करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। अरे गजराज, इतना गुस्सा होने की क्या बात है? तालाब थोड़ी ना गायब हो गया है, मैंने तो बस थोड़ी सी मस्ती की थी, क्या गलत किया इसमें? भोलू ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। हर रोज किसी ना किसी को अपनी शरारत से परेशान करता रहता था और जंगल में सभी उससे बहुत परेशान रहते थे। एक दिन भोलू भेड़ और अन्य भेड़ घास चर रहे थे। तभी वहां भोलू भागता हुआ आया और बोला, अरे तुम लोग यहाँ घास चर रहे हो और इस इलाके में लोमड़ियां आ गई है, हमें अपनी सुरक्षा के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। सारे भेड़ डर जाते हैं। अब क्या होगा? हमारा पिछली बार जब लोमड़ी हमारे इलाके में घुस आई तो कितने भेड़ों को खा गई थी, अब तो हम नहीं बच पाएंगे। सभी भेड़ों को परेशान देख भोलू हिरन हंस रहा होता है। कितनी बेवकूफ भेड़ें हैं। इन्हें बेवकूफ बनाने में कितना मजा आ जाता है। भेड़ें जल्दी जल्दी वहां से भागने लगती है और हिरन उन्हें रोक कर कहता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, कोई लोमड़ी नहीं आई है इस इलाके में। ओह, तुम भी ना भोलू, कभी नहीं सुधरोगे। बड़ा मजा आया आज तो। तभी भोलू हिरन के पीछे एक शेर आ जाता है। सारे भेड़ डर जाते हैं और भागने लगते हैं। अरे भोलू भाग, तेरे पीछे शेर है। भोलू को लगता है कि सारे भेड़ उससे मजाक कर रहे हैं। मेरी बिल्ली मुझे ही मियाओ, मेरी ही चाल मुझ पर चल रहे हो, पर मैं तुम लोगों के झांसे में नहीं आऊंगा। अरे हम सच कह रहे हैं, अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो पछताओगे। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानूंगा कि मेरे पीछे शेर है। सारे भेड़ वहां से भाग जाते हैं और शेर जोर से दहाड़ता है और शेर की दहाड़ सुनकर भोलू पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी हालत ही खराब हो जाती है। अरे बाप रे, ये तो सच में शेर है। वो डर के भागने लगता है। तभी शेर उसे पकड़ लेता है और अपना शिकार बना लेता है। भोलू हिरन अपनी बेवकूफी की वजह से मारा जाता है। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हर वक्त शरारत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कब ये शरारत हमारी जान के दुश्मन बन जाए हमें पता ही नहीं चलता। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। हमारी कहानी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो।
बड़ी चींटी और घमंडी हाथी। एक जंगल में चींटियों का झुंड रहता था। उसकी रानी बहुत मेहनती थी। सुबह होते ही वो अपनी टोली के साथ खाने की तलाश में निकल पड़ती। इसी जंगल में एक घमंडी हाथी भी रहता था। वो जंगल में सभी जानवरों को परेशान करता था। कभी गंदे नाले से सूंड में पानी भरकर उन पर फेंक देता, तो कभी अपनी ताकत का प्रदर्शन करके उन्हें डराता। उस हाथी को इन चींटियों से बड़ी ईर्ष्या होती थी। वो उन्हें जब भी देखता तो पैरों से कुचल देता। एक दिन चींटी रानी ने हाथी से विनम्रता से कहा, आप दूसरों को क्यों परेशान करते हो? ये आदत अच्छी नहीं है। ये सुनकर हाथी क्रोधित हो गया और उसने चींटी को धमकाया, तुम अभी बहुत छोटी हो, अपनी जुबान पर लगाम रखो। मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है, क्या सही है और क्या गलत, वरना भी तुम्हें यहीं कुचल दूंगा। ये सुन चींटी निराश हुई, लेकिन उसने मन ही मन हाथी को सबक सिखाने की ठान ली थी। चींटी पास ही के एक झाड़ में छिप गई और मौका देखते ही चुपके से हाथी की सूंड में घुस गई। मगर हाथी बहुत ही होशियार था। वो चींटी को अपनी सूंड में घुसने से पहले ही देख लेता है और पहले से ही अपनी सूंड में पानी भर कर रखता है। और जैसे ही वो चींटी उसकी सूंड में घुसती है, वो हाथी को काटना शुरू कर देती है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? मेरी सूंड में क्या गया? अरे कौन काट रहा है मुझे? हाय, मैं दर्द से मर रहा हूँ। इस तरह से हाथी को दर्द हो रहा था, जिस वजह से वो तुरंत अपनी सूंड में जमा हुआ पानी जोर से बाहर फेंकने लगा, जिस वजह से चींटी भी बाहर निकलकर गिर गई। हाथी परेशान हो उठा। उसने सूंड को जोर जोर से लहराया और जमीन पर गिरी चींटी को क्रोधित होकर कुचलने का प्रयास करने लगा। मगर चींटी वहां से भागकर गुफा की तरफ चली गई। ये देखकर हाथी उसके पीछे भागा और बोला, अरे रुक जा चींटी, भाग कर रही है। ये देख चींटी हाथी से कहती है, अरे भैया, आप दूसरों को परेशान करते हो ना, आपको बड़ा मजा आता है। आप खुद परेशान हो रहे हो तो तकलीफ हो रही है, क्यों? ये सुनकर हाथी को गुस्सा और आ जाता है और चींटी को कुचलने के लिए वो उसके पीछे पीछे भागने लगता है। तभी चींटी भागते हुए कहती है, अरे बेशरम हाथी, एक मामूली छोटी सी चींटी को मसलने में तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे कुचलकर आखिर तुम्हें क्या मिलेगा? नहीं नहीं, तुझे तो आज कुचल कर ही रहूंगा। लेकिन चींटी भागकर उस गुफा में पहुंच जाती है और जैसे ही गुफा के दूसरी ओर से बाहर निकलती है, वो एकदम से बहुत बड़ी होकर निकलती है। और उसके पीछे भाग रहा वो हाथी जैसे ही बाहर निकलता है, तो वो छोटा सा चींटी के बराबर हो जाता है। अपना ऐसा बदलता रूप देखकर हाथी परेशान हो जाता है और सामने खड़ी विशाल चींटी को देखकर डर जाता है। क्यों हाथी, अब बता कौन किसे कुचलेगा? बोल बोल, मैं तुम्हें यहीं कुचल सकती हूँ अब। अरे नहीं नहीं चींटी, मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। नहीं नहीं, तुमने बहुत जानवरों को परेशान करके रखा है, आज तो मैं तुम्हें कुचल कर ही रहूंगी। लेकिन हाथी बहुत मिन्नतें करता है। चींटी को भी उस पर दया आ जाती है और वो उस हाथी को छोड़ देती है। हाथी और चींटी वापस से गुफा में जाते हैं और बाहर निकलते ही अपने पुराने रूप में आ जाते हैं। इस तरह से हाथी का घमंड चूर चूर हो जाता है और उस दिन से वो सबसे अच्छा व्यवहार करता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि घमंड का सिर नीचा होता है। कभी भी किसी कमजोर को छोटा ना समझे। दूसरों के दर्द व तकलीफ को समझना ही जीने का सही तरीका है। शेर की माँ हिरन। कुछ समय पहले की बात है। एक जंगल में एक हिरनी रहती थी। उसके 2 बच्चे थे। वो बहुत ही लाड़ और प्यार से उनका पालन पोषण करती थी।
एक दिन वो उनके साथ खाना ढूंढने के लिए जंगल में इधर उधर घूम रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद हिरनी को एक शेरनी दिखाई देती है। उसे देखकर हिरनी डर से कांपने लगती है। बाप रे शेरनी, मेरे प्राण चले जाए मुझे इसकी चिंता नहीं, लेकिन मेरे बच्चों को मैं किसी भी तरह बचा लूंगी। बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो। हम लोग बहुत ही खतरे में हैं। हमसे कुछ ही दूरी पर एक शेरनी है, उससे हमें बचना होगा। मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो। माँ, क्या वो शेरनी हमें खा जाएगी? मुझे तो बहुत डर लग रहा है माँ। तुम लोग डरो मत, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। आप लोग इधर ही छुपे रहना, मैं उस शेरनी का ध्यान दूसरी ओर भटका कर आती हूँ। माँ प्लीज माँ, हमें छोड़कर मत जाओ माँ, बहुत डर लग रहा है। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो हम जी नहीं पाएंगे। बच्चों, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अभी तुरंत वापस आ जाऊंगी। इस तरह वो बच्चों को वहीं पर छोड़कर शेरनी का ध्यान भटकाने के लिए जाती है। इतने में शेरनी हिरनी को देखकर कहती है, वहीं रुको, कितना भागोगी? कितना भी दूर भागो, मुझसे बच नहीं सकती। आज मेरा आहार तुम ही बनोगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत है तो मुझे पकड़ो, मेरा शिकार करना तुम्हारे बस की बात नहीं। अरे तुम्हारी ये हिम्मत कि मेरा ही मजाक उड़ाती हो, अभी तुम्हारा अंत करती हूँ। ज्यादा बातें मत करो, चलो भागो, मुझे पकड़ कर दिखाओ। इस तरह हिरनी भागना शुरू करती है। हिरनी को पकड़ने के लिए शेरनी उसके पीछे भागती है। कितना भी कोशिश करने पर भी हिरनी शेरनी के हाथ नहीं लगती। आखिरकार एक कुएं के ऊपर से हिरनी छलांग लगाकर भाग जाती है, लेकिन थकी हारी शेरनी कुएं के ऊपर से छलांग नहीं मार पाती और वो उसके अंदर गिर जाती है। इतने में वहां शेरनी के बच्चे आते हैं। कुएं में फंसे अपनी माँ को देखकर रोने लगते हैं। जल्दी ऊपर आ जाओ माँ, जल्दी आ जाओ। बच्चों, मुझे माफ कर दो, मैं अब जा रही हूँ, आप लोग सावधानी से रहना। माँ हमें छोड़कर मत जाओ, तुम्हारे बगैर हम नहीं जी सकते। तुरंत ऊपर आ जाओ माँ। आप लोग मेरी बात सुनो और चले जाओ यहाँ से, और हाँ, सावधानी से रहना। इस तरह शेरनी पानी में डूब जाती है। कुछ दूर खड़ी माँ हिरनी ये सब कुछ देखकर शेरनी के बच्चों के पास आती है। मैं आपका अच्छे से ध्यान रखूंगी, आप लोग चिंता न करो, मेरे बच्चों के साथ साथ तुम्हारा भी पालन करूंगी। नहीं नहीं, हमें सिर्फ हमारी माँ चाहिए, तुम नहीं। ऐसा मत कहो बच्चों, चलो मेरे साथ। इस तरह हिरनी शेरनी के बच्चों को लेकर वहां से अपने बच्चों के पास जाती है। अपने बच्चों से कहती है, देखो बच्चों, आज से आप सब लोग मेरे ही संतान हो। आप सबको मिलजुल कर रहना होगा, समझे ना? ठीक है माँ, हम सब मिलजुल कर रहेंगे। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। सब लोग मिलजुल कर खुशी से रहते हैं। कुछ दिन बाद हिरनी के बच्चे और शेरनी के बच्चे काफी बड़े हो गए थे। एक दिन दूसरे प्रांत का एक तेंदुआ उस जंगल में आता है। खाने के लिए इधर उधर ढूंढते रहता है। इतने में माँ हिरनी दिखाई देती है। अरे वाह, आज मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। इस हिरनी का शिकार करके खा जाऊंगा इसे, फिर इस जंगल में आराम से जीऊंगा। तेंदुआ माँ हिरनी पर हमला करने का प्रयत्न करता है। इतने में हिरनी वहां से भाग जाती है। कुछ दूर जाने के बाद शेरनी के बच्चे आकर उस तेंदुए को रोक लेते हैं। मेरे रास्ते से हट जाओ, फिर हम सब मिलकर उस हिरन का शिकार करके मिलजुल कर आराम से खाएंगे। तुम्हारी ये हिम्मत, हमारी माँ का ही शिकार करना चाहते हो? तुरंत यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं।
क्या तुम लोग इस हिरन के बच्चे हो, या फिर मुझे रास्ते से हटाकर तुम अकेले इसको खाने का प्लान बना रहे हो? मुझे सब पता है, हम सब मिलकर खाएंगे दोस्तों, क्या कहते हो? ऐसी बातें मत करना, तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, मान जाओ। इतना कहकर शेर तेंदुए पर हमला करते हैं। फिर तेंदुआ वहां से भाग जाता है। बाद में शेर अपनी माँ हिरन से कहता है, माँ, तुम्हें बचाने के लिए हम प्राण भी दे सकते हैं और हर मुसीबत से तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चों, हम इसी तरह हमेशा मिलजुल कर रहेंगे। उस दिन से जंगल में वो खुशी से अपना जीवन बिताते रहते हैं। सीख: बिना जात पात के प्यार और वात्सल्य के साथ सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। कष्ट के समय सबका साथ देना चाहिए।